हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन एजेएन और आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स का, जिसको अपन कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन वैसे खुद ही एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस चैप्टर का नाम रखा हुआ है क्योंकि उनके लॉज इसमें पढ़ते हैं। तो अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा बेस तैयार करना पड़ता है उस चैप्टर का। तो उस चैप्टर का जो बेस अपन तैयार कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। अब कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है इसको मत देखो, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं कि बोर्ड पे क्या लिखा है ना, वो तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से लिख दिया, ठीक है ना। तो अब कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है बंधन, है ना। हिंदी में इसको बंधित गति ऐसे इसका नाम है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधन, बाउंडेशन। ऐसा मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है ऐसा मोशन दो जो कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के आपस में कनेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहीं पर भी जाता हूं, है ना, मैं इधर जाऊंगा तो मेरे सिर की मजबूरी है कि उसको भी साथ में जाना पड़ेगा, इधर जाऊंगा तो मजबूरी है कि इधर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे हाथ भी साथ में जाएंगे, ठीक है ना, मेरे पैर भी साथ में जाएंगे। तो ये क्या है, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बॉडी में आपस में कुछ कनेक्शन है, ठीक है ना। फैन का बीच वाला पार्ट घूमेगा, फैन होता है, फैन देख रहे हैं हम सबने, है ना, हमारे घर में फैन है, ठीक है ना। तो इस तरह का फैन होता है, फैन में ये एक पार्ट है सेंटर में, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पर एक ब्लेड है, इस तरह से एक ब्लेड है, ठीक है। और भी मान लो चार ब्लेड वाला बना देते, चार ब्लेड वाला बनाना आसान होता है कंपैरेटिवली, ठीक है ना। इसी तरह से इधर भी एक ब्लेड है, ठीक है, इसी तरह से इधर भी एक ब्लेड है। तो ये क्या है, ये हमारा एक फैन है, ठीक है ना। अब फैन में अगर ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट ऐसे घूमता है तो मजबूरी है चारों ब्लेड्स की मजबूरी है कि उनको भी इसके साथ ऐसे घूमना पड़ेगा। तो ये जो मोशन हुआ, इन दोनों के मोशन का आपस में जो रिलेशन हुआ उसको अपन कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, और इस तरह के मोशन को कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन में अपन ये पढ़ना चाहते हैं, अपन ये सीखना चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट आपस में अगर कनेक्टेड हो तो उनके मोशन में क्या रिलेशन होता है, उसको अपन कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रेंट मोशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंजीनियरिंग में, खासतौर से उन लोगों के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेंगे या फिर रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें, ठीक है ना। फील भी अच्छे से होता है। क्वेश्चन चाहे हो ना हो, देखो फील होना एक अलग बात होती है, क्वेश्चन सॉल्व होना एक अलग बात होती है। कई सारे टॉपिक होते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, फील नहीं होते। कई सारे होते हैं फील हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कुछ में दोनों हो जाते हैं, कुछ में दोनों नहीं होते। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट मोशन को समझाने के लिए मैंने बात की थी। अब कंस्ट्रेंट मोशन कई तरह का होता है। हमारे सिलेबस में मेनली जो कंस्ट्रेंट मोशन है, ठीक है ना, जिस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेईई मेन, एडवांस, नीट वगैरह में, तो वो जो क्वेश्चंस है वो कौन से रिलेटेड होते हैं? वेज कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, और इन दोनों का मिक्सचर। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो है वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। तो वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेना, बाद में लिख लेना। मैं उसको समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस ऑफ द टू कांटेक्ट सरफेसेस। ये दो कांटेक्ट सरफेसेस दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर का है, एक येलो कलर का है। कलर हो सकता है थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं कैमरा से रिकॉर्डिंग में और एडिटिंग में, फिर अपलोड करने में। तो ये जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक सरफेस है, बी ऑब्जेक्ट का एक सरफेस है। ये जो दो सरफेस हैं दोनों ऐसे कांटेक्ट में हैं। तो इन दोनों कांटेक्ट सरफेसेस के डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, हमेशा सेम होंगे। और एक वर्ड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा है, रिजिड। रिजिड सरफेसेस की बात कर रहे हैं हम, सरफेसेस डिफॉर्म नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सरफेसेस अगर डिफॉर्म हो जाते हैं तो फिर थोड़े से हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर में कहीं पर भी डिफॉर्मिंग बॉडीज हमारे लिए नहीं दी जाएंगी। जो भी बॉडी दी जाएगी रिजिड बॉडी दी जाएगी, रिजिड सरफेस दिया जाएगा। तो हमने कहा कि भाई तो कोई भी दो कांटेक्ट सरफेसेस है, दो कांटेक्ट सरफेसेस का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों की वेलोसिटी, दोनों के एक्सेलरेशन अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल कैसे होंगे? सेम होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत लॉजिकल बात है, बहुत कॉमन सेंस है। इस तरह से तो ये कितनी भी वेलोसिटी से चल सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में जब तक ये कांटेक्ट में है, दोनों को इक्वल वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, दोनों का इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा।
अगर किसी एक का ज्यादा हुआ तो या तो कांटेक्ट छूट जाएगा या फिर दोनों में से कोई एक ब्रेक हो जाएगा। तो ना तो क्योंकि कांटेक्ट कह दिया मतलब कांटेक्ट तो छूट नहीं सकता, और ये मान के चल रहे हैं कि ब्रेक नहीं होगा जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या कंक्लूड करा रहा है, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट, अब हम इस पर आ जाते हैं, इसको नोट कर लेना पॉज करके जैसे भी करना चाहो, है ना, मैं हट गया हूं साइड में, पूरा इसको नोट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इनका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया। कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना जानते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये मैंने इनका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज द कॉमन नॉर्मल ऑफ द टू बॉडीज। समझ में आ गया? अब इन दोनों की कुछ कुछ वेलोसिटी सपोज हमें दी हुई है, ठीक है ना। सपोज इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी है सपोज va, ठीक है ना। वेलोसिटी ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं, जो भी लेंगे दोनों में सेम लेंगे। वेलोसिटी को वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से। इसकी वेलोसिटी है सपोज vb, समझ में आ गया। अब इन दोनों के कॉमन नॉर्मल के साथ सपोज हमें कुछ एंगल दिए हुए हैं, तो इसका एंगल हमको दिया हुआ है सपोज थीटा a, है ना, और इसका एंगल दिया हुआ है सपोज हमको थीटा b। समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के कंपोनेंट कर दिए। कैसे कंपोनेंट कर दिया, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल जब मैं कंपोनेंट करूंगा इस वेक्टर को ऐसे क्रॉस कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इधर। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा va cos थीटा a, ठीक है ना। कंपोनेंट करना हमें पहले से आना चाहिए। मैं वैसे तो बिल्कुल ऐसा मान के पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की किसी को कोई नॉलेज नहीं है जो ये वीडियो देख रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, इसीलिए हम वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हमें आता नहीं, आता होता तो वीडियो देखते क्यों, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले जो कुछ पढ़ा जाता है, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो हमें आना चाहिए। वेक्टर आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन आना चाहिए, रिलेटिव मोशन आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अप्रोच आना चाहिए। ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो हमें जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैथ्स तो आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये va cos थीटा a है, और ये कितना हो जाएगा, va cos थीटा, सॉरी va sin थीटा a हो जाएगा, है ना। उसकी हालांकि हमें कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने इसके भी कंपोनेंट कर दिए। इसका एक कंपोनेंट जो अलोंग कॉमन नॉर्मल होगा वो हो जाएगा vb cos थीटा b। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा vb sin थीटा b। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम इन दोनों में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने स्टेटमेंट दिया है कि अलोंग कॉमन नॉर्मल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमें कह रहा है कि इससे ऐसा कंक्लूड किया जा सकता है va cos थीटा a इज इक्वल टू, क्या आगे क्या लिखा जा सकता है, vb cos थीटा b। सेम इसी तरह का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा जा सकता है, सेम इसी तरह का रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए लिखा जा सकता है। मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से क्या करो, वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से देख लो, ठीक है ना। अब ये हमने समझ लिया, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसके स्टेप्स बनाना चाहें, कंस्ट्रेंट मोशन के स्टेप्स बनाते हैं, तो कंस्ट्रेंट मोशन के स्टेप्स मैं लिखने जा रहा हूं, उनको समझने की कोशिश करें अच्छे से। तो पहला जो स्टेप हमारा है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स लिख रहा हूं मैं यहां पर, अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये स्टेप्स फॉलो करने हमें, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। बहुत रेयरली कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो इन स्टेप्स के अलावा कुछ और हमें सोचना पड़े। तो पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, क्या करो, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो। ड्रॉ कॉमन नॉर्मल, ड्रॉ कॉमन नॉर्मल, ठीक है ना। कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, पहला स्टेप क्या है, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया जाए। दूसरा स्टेप क्या है, पहला सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया। दूसरा स्टेप क्या था, वेलोसिटीज के कंपोनेंट किए, है ना। तो अब कंपोनेंट करने, ड्रॉ, ठीक है ना, ड्रॉ कंपोनेंट्स ऑफ, या तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो, या फिर वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन।
जिसकी भी बात हमें करनी है, जिसका भी रिलेशन मालूम करना है, उसके कंपोनेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, अलोंग कॉमन नॉर्मल। समझ में आ गया? तीसरा स्टेप, इक्वेट देम। इक्वेट देम। समझ में आ गया? ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, और मिटाने के बाद अपन क्या करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं जल्दी से, है ना, नोट कर लो इसको पॉज करके, जैसे भी नोट करना चाहो, ठीक है ना, नोट जरूर करना है। उसके बाद एक बार जो हम नोट्स बनाएंगे उनको रिवाइज जरूर करना है। जो भी न्यूमेरिकल है उससे एक बार ट्राई करने हैं, और ट्राई करने के साथ साथ एक बार उनकी कैलकुलेशन भी चेक करनी है, कैलकुलेशन आखिरी तक करनी है और चेक करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा एक अपन ले रहे हैं शुरू में, ठीक है ना, उसको जरा समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपन लेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हमें समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना, आएगा ही, से क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन है क्या, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, और जनरली हम किसी भी बुक में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जनरली यही होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस लिया है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रिजिड सरफेस हमने लिया। समझ आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो रिजिड है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक वेज रख दिया, ट्रायंगुलर वेज, ठीक है, इस तरह से मैंने एक ट्रायंगुलर वेज रख दिया, ठीक है, ये ट्रायंगुलर वेज मैंने रख दिया। इस ट्रायंगुलर वेज के ऊपर मैंने रख दी एक रॉड, इस तरह से, ठीक है, ठीक है, ये मैंने रॉड रख दी। इसका नाम मैं रख देता हूं R और इसका नाम मैं रख देता हूं W, ऐसे में। और ये जो एंगल मुझे दिया हुआ है, ये एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा। समझने की कोशिश करें जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हमें कहा है, अब ये क्या है, देखो वेज तो कैसे चलेगा, वेज इस तरह से चलेगा, ये वेज इस तरह से चलेगा। जब ये वेज इस तरह से चलेगा, अब रॉड को हम क्या कर रहे हैं, रॉड को हम बाउंड कर दे रहे हैं। रॉड को हमने मना कर दिया कि तुम लेफ्ट राइट में जाना मत। अब वो मना करने से तो मानेगी नहीं, तो हमने क्या किया, हमने उसके दोनों तरफ ऐसे दीवार बना दी, और ये दीवार क्या करेगी, इसको लेफ्ट राइट नहीं जाने देगी। तो रॉड कैसे जाएगी, रॉड ऊपर नीचे मूव करेगी, है ना, नीचे मूव कर सकते हैं, नीचे मूव कर रहेगी, अगर वेज उधर जाएगा तो वेज इधर आएगा तो ऊपर मूव करेगी। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगर ये जो वेज है इसकी वेलोसिटी है सपोज VW, इसको नाम दे दिया हमने VW, और ये रॉड की जो वेलोसिटी है इसको नाम दे दिया हमने VR। आयतन में VR और VW दोनों की वेलोसिटी दे दी हमें इस इंस्टेंट पर, हमें इन दोनों के बीच में बताना है रिलेशन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएं कैसे, तो स्टेप फॉलो करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने स्टेप्स लिखे थे, तो क्या क्या स्टेप्स अपन ने लिखे थे, अपन ने लिखा था पहला स्टेप क्या था अपना, ड्रॉ द कॉमन नॉर्मल। तो सबसे पहला काम है कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो। किसका ड्रॉ करो, कहीं पर भी तो ड्रॉ नहीं कर देंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस का ड्रॉ करेंगे। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस का मैंने ड्रॉ किया कॉमन नॉर्मल, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अब ये जो VW है, ये पूरे वेज की वेलोसिटी, वेज के हर पॉइंट की वेलोसिटी VW है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VW ही होगी। अच्छा, अब VR जो है पूरे रॉड की वेलोसिटी है, तो रॉड के हर पॉइंट की वेलोसिटी VR ही होगी। तो ये जो VR है,
ये वी आर यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा हमको, इस पॉइंट के लिए भी वी आर ही दिखाई देगा, है ना, थोड़ा सा वो हो सकता है ऐसे देखने में मुश्किल से दिख रहा हो। अब हमको इन दोनों के दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था इनके कंपोनेंट ले लो अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो इन दोनों के कंपोनेंट लेते हैं अपन अलोंग कॉमन नॉर्मल। उसके लिए चाहिएगा अपने को एंगल की थीटा कहां बन रहा है, 90 माइनस थीटा कहां बन रहा है। ये एंगल थीटा है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, उन लोगों के लिए जिसको समझ में नहीं आया कि ये थीटा कैसे हुआ, तो ये लाइन और ये वेक्टर दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, और ये इनका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, थीटा होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। फिर अगर ये 90 है तो ये थीटा है तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल भी 90 है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी होगा हमारा थीटा। अब हम ये जानते हैं कि थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है, तो इसका कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा इधर की तरफ VW cos थीटा, और इसका कंपोनेंट sin थीटा, है ना, cos थीटा तो इधर वाला होगा, तो ये कितना होगा, VW sin थीटा होगा। और ये वाला कैसा होगा, ये वाला हो जाएगा थीटा के पास वाला VR cos थीटा। दोनों को कर दो इक्वेट, दोनों को कर देंगे इक्वेट तो हमें मिलेगा VW sin थीटा इज इक्वल टू VR cos थीटा। ठीक है, यहां से मुझे रिलेशन मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू VR बाय VW। इसी चीज को मैंने दूसरे तरह से लिख दिया। समझ में आ रहा है कि भाई, ठीक है ना, मोस्टली समझ में आ गया होगा। अब इसको एक और तरह से हम करते हैं, है ना, ऐसे हमने स्टेप्स को इंप्लीमेंट करके हमने इसका आंसर ला दिया। बहुत सिंपल सा आंसर है, एक बार अगर हमें समझ में आ गया तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको मेथड 2 से सॉल्व कर रहा हूं, तो मेथड 2 मेरा क्या है उसको मैं समझा रहा हूं। मेथड 2, ठीक है, तो मेथड 2 में क्या करेंगे हम, मेथड 2 में इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सबसे अच्छा तो क्या है, मेथड 1 है, ये जो मेथड से हमने किया है ये बेस्ट है, हमेशा हम इसी से करेंगे। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं दो अलग अलग इंस्टेंट पर। ये मैंने फिर से एक रिजिड सरफेस बना दिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं हम ऐसे लाइंस छोटे छोटे, तो इससे हमें ये लग जाता है कि भाई ये रिजिड सरफेस है, ये जनरली इसका नोटेशन होता है रिजिड सरफेस का। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर बनाया एक वापस से वही वेज, ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, ये जो एंगल हमारा दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है हमको, थीटा। फिर इसके ऊपर हमें दी हुई है एक रॉड यहाँ पर, ठीक है ना। अब रॉड को मैं जस्ट एक लाइन से बना रहा हूं, ठीक है, जब हम उसमें, है ना, रॉड को जस्ट हमने बिल्कुल थिन रॉड की बात कर रहे हैं, मोटी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने वेज को थोड़ा सा आगे खिसका दिया, तो वेज को थोड़ा सा जब मैं आगे खिसकाऊंगा तो वेज मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरह, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। दिस इज द इनिशियल, दिस इज फाइनल, समझ में आ रहा है, दिस इज इनिशियल एंड दैट इज फाइनल। अब क्या होगा, जब हमने इसको ऐसे शिफ्ट किया, तो जैसे ही हमने इसको ऐसे शिफ्ट किया, ये रॉड कैसे आ जाएगी, रॉड यहाँ आ जाएगी ना, क्योंकि अब ये तो लाइन अपनी यहाँ आ गया, तो रॉड को ऐसे नीचे गिरना पड़ेगा, रॉड को सपोर्ट खत्म हो गया तो रॉड नीचे गिर जाएगी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया हमारा SW, और ये जो रॉड है, ये रॉड का डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा SR। फिर अब एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन चारों पॉइंट को देखा जाए तो हमें एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, और उस पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे।
फिर हमने क्या किया, हमने इसमें से 3 पॉइंट देखे। कौन कौन से पॉइंट देखे? ये वाला पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट देखा और ये वाला पॉइंट देखा। इन तीनों पॉइंट से बन रहा है एक ट्राइंगल जिसमें ये एंगल है थीटा। तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब SR अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब SW, which gives me SR is equal to SW tan थीटा। क्या थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, थीटा टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो थीटा का डेरिवेटिव कैसा होगा? 0। अब हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। इसको जब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा VR is equal to VW tan थीटा। क्या यही रिलेशन मेथड 1 से आया था? tan थीटा is equal to VR by VW, वही रिलेशन यहां से भी हमारे पास आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं, जो VR वेलोसिटी है वो VR वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है ना? जो VW वेलोसिटी है वो VW वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है? अब हम इस ट्रायंगल को देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये शॉर्टकट है, जो कि टाइम कम हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो तो हमें लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। आगे समझ में? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लास्ट वाला तरीका बताया, इसको बहुत कम से कम यूज करना है, फर्स्ट वाले तरीके को ही सबसे ज्यादा यूज करना है। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। नोट कर लो इसको, पॉज करके।